1947 का भारत पाकिस्तान बंटवारा सुनने में यह सिर्फ एक साल लगता है ना, लेकिन यह एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भरेगा। देखिए, यह कहानी सिर्फ उस तपती दोपहर की नहीं है जब अचानक से एक बॉर्डर खींच दिया गया था। यह कहानी है ईगो, पॉलिटिक्स और अंग्रेजों की उस कूटनीति की जिसने सब कुछ उलझा कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि कैसे चंद लिए गए फैसलों ने करोड़ों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। जरा मोहम्मद अली जिन्ना के इस स्टेटमेंट को देखिए। उन्होंने कहा था कि उन्हीं की वजह से पार्टीशन हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के लिए 75 करोड़ रुपए मांगे ताकि भाईचारा बना रहे। यह स्टेटमेंट बताता है कि इस पूरे खेल में सिर्फ जमीन नहीं बल्कि ईगो और बहुत बड़े फाइनेंशियल दांव भी लगे हुए थे। लेकिन इस सब की शुरुआत कहां से हुई? आइए देखते हैं एकता के राजदूत यानी जिन्ना के शुरुआती साल। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंटवारे के बीज 1947 से बहुत बहुत पहले बो दिए गए थे। यहां एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ है शुरुआती दौर के जिन्ना, 1876 में कराची में जन्मे एक सेक्युलर सूट बूट पहनने वाले नेता जिन्हें सरोजिनी नायडू जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। उन्होंने उस वक्त मुस्लिम लीग की कड़ी आलोचना की थी। और दूसरी तरफ 1947 वाले जिन्ना जो पूरी तरह से एक कट्टर क्वायदे आजम में बदल चुके थे। अब सवाल उठता है, ये बदलाव आया कैसे? अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां अपना पूरा काम कर रही थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारियों को तोड़ने के लिए बंगाल को बांट दिया। फिर 1906 में अंग्रेजों के ही इशारे पर मुस्लिम लीग बन गई और 1909 आते आते मुसलमानों को अलग वोटिंग राइट्स यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए। एकदम प्लान करके दोनों समुदायों के बीच खाई पैदा की जा रही थी। इसके बाद आते हैं 1920 के दशक पर, जहां विचारधाराओं का असली टकराव शुरू हुआ। देखिए, 1915 में गांधी जी के आने के बाद देश की पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल गई। जिन्ना थे बोर्ड रूम्स, मीटिंग्स और कानूनी दलीलों वाले लीडर, पर गांधी जी ने पॉलिटिक्स को मीटिंग रूम से निकालकर सीधा धूल भरी सड़कों पर आम जनता के बीच ले आया। जिन्ना को सड़कों की ये मास पॉलिटिक्स, ये भीड़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इससे सिर्फ अराजकता फैलेगी और इसी बेसिक डिफरेंस की वजह से उन्होंने 1920 में कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद आते हैं एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 1930 के दशक का पावर स्ट्रगल। लंदन में कुछ वक्त रहने के बाद जब जिन्ना वापस आए तो उन्हें एक बात बिल्कुल क्लियर थी, पॉलिटिक्स में टिकना है तो उन्हें मुसलमानों का एकमात्र लीडर बनना ही पड़ेगा। 1937 के इलेक्शंस इस कहानी में आग में घी का काम करते हैं। कांग्रेस जीत गई और जीत की खुशी में उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ पावर शेयर करने से पूरी तरह इनकार कर दिया। बस यही वो मोमेंट था जब जिन्ना के अंदर एक डर बैठ गया कि आजाद भारत में सिर्फ हिंदू राज होगा और मुसलमानों की कोई आवाज नहीं बचेगी। तो इस पूरी सिचुएशन का नतीजा क्या निकला? इस डर ने जन्म दिया टू नेशन थ्योरी को। इस थ्योरी ने सीधा सीधा यह कह दिया कि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ दो धर्म नहीं हैं, बल्कि दो बिल्कुल अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती। इसी सोच ने आगे चलकर 1940 के लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान की मांग को पक्का कर दिया। अब सवाल जमीन बंटने का था। चलिए देखते हैं कि अनडिवाइडेड इंडिया की आखिरी उम्मीद कैसे टूटी। वर्ल्ड वॉर II के बाद अंग्रेज बस जल्दी से यहां से निकलना चाहते थे। 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया जिसने एक 3 टियर सिस्टम का आइडिया दिया, जिसमें देश का बंटवारा नहीं होना था। जिन्ना भी मान गए, नेहरू भी मान गए। लेकिन फिर नेहरू जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंट दे दिया कि फ्यूचर में इन ग्रुप्स के रूल्स बदले जा सकते हैं। यह सुनते ही जिन्ना भड़क गए। उन्हें लगा उनके साथ धोखा हो रहा है। उन्होंने अपना सपोर्ट तुरंत वापस ले लिया और एक अखंड भारत की आखिरी उम्मीद वहीं खत्म हो गई। और यहां से शुरू होता है इतिहास का एक खौफनाक दौर। 16 अगस्त 1946 जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। उनका मैसेज बिल्कुल ठंडा और क्लियर था, अगर लीगली पाकिस्तान नहीं मिला तो हम लड़कर छीन कर लेंगे। नतीजा, सिर्फ 72 घंटों के अंदर कलकत्ता की सड़कों पर 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। हां, सिर्फ 3 दिनों में। पुलिस छुट्टी पर थी और दंगे आग की तरह फैल रहे थे। ये हिंसा रुकने वाली नहीं थी। ये जल्द ही बिहार और पंजाब तक पहुंच गई। हालात इतने बेकाबू थे कि अब वो खूनी लकीर खींचनी ही थी। देखिए अंग्रेजों के एग्जिट में कितनी जल्दी थी।
सरकार अंदर से पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी थी। लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे और नेहरू की कोई भी फाइल पास ही नहीं होने दे रहे थे। सरदार पटेल तक को लगने लगा कि अब पार्टीशन ही एक रास्ता बचा है। उधर अंग्रेजों ने पहले प्लान बनाया था कि वो जून 1948 तक जाएंगे। एक्चुअली जब लॉर्ड माउंटबैटन मार्च 1947 में आए तो ये दंगे देखकर वो घबरा गए। उन्हें डर था कि उनकी फौज इसमें ना फंस जाए, तो उन्होंने डेट को एकदम प्रीपोन करके सीधा 15 अगस्त 1947 कर दिया। सिर्फ 5 हफ्ते। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। सिरिल रैडक्लिफ, एक ऐसा अंग्रेज वकील जिसने पहले कभी इंडिया आकर देखा तक नहीं था, उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए एक इतने बड़े कॉम्प्लेक्स देश के टुकड़े करने के लिए। सिर्फ 5 हफ्ते, बिना ये सोचे कि उसकी एक लकीर से कितने लोगों के आंगन 2 हिस्सों में बंट जाएंगे। और बंटवारा सिर्फ जमीन का थोड़ी था। दफ्तर के टाइपराइटर्स, लाइब्रेरी की किताबें, टेबल कुर्सी, सब कुछ आधा आधा बांट दिया गया। यहां तक कि मिलिट्री रेजिमेंट्स भी रिलीजन के आधार पर बांट दी गईं। एक ऑफिस में काम करने वाले लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन देश के नागरिक बन गए थे। पैसों की बात करें तो जिन्ना ने टोटल ट्रेजरी का 17.5% हिस्सा मांगा, जो उस जमाने में करीब 75 करोड़ रुपए बनता था। सरदार पटेल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन पैसों को रोकना चाहते थे, पर गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी दे दी कि पाकिस्तान को उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए। पैसे तो दे दिए गए, लेकिन जो खटास आई वो शायद आज तक नहीं गई। लेकिन इस सब की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई, उसका नतीजा क्या था, चलिए देखते हैं। 15 अगस्त को आजादी मिली, पर क्या आप जानते हैं बॉर्डर लाइन 17 अगस्त को अनाउंस हुई थी। सोचिए, लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, पर उन्हें यह पता ही नहीं था कि वो किस देश में हैं। करीब 1.5 करोड़, जी हां 1.5 करोड़ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजाने देश की तरफ निकल पड़े। सड़कों पर मीलों लंबी कतारें और डर से भरी आंखें। और इस नक्शों के खेल की असली कीमत चुकाई आम इंसान ने। अंदाजा है कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए। रेफ्यूजीज से भरी जो ट्रेनें स्टेशन पर पहुंच रही थी, उनमें जिंदा लोग नहीं, सिर्फ लाशें आती थी। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है। एक और बहुत ही शॉकिंग फैक्ट यहां पर आता है। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मौत हो गई। उन्हें टीबी थी, एक ऐसी बीमारी जिससे उन्होंने सबसे, यहां तक कि अंग्रेजों और कांग्रेस से भी छुपा कर रखा। उन्हें लगता था कि अगर किसी को यह पता चल गया तो सब उनके मरने का इंतजार करेंगे और पाकिस्तान कभी बन ही नहीं पाएगा। तो आखिर में यह सारा इतिहास हमें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा करता है जहां एक बड़ा सवाल उठता है। जब पॉलिटिक्स, ईगो और धर्म आपस में टकराते हैं तो दुनिया के नक्शे तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन क्या उसमें हमेशा इंसानियत हारती है? आज के इस विश्लेषण में हमने ये समझने की कोशिश की कि कैसे कुछ लोगों की जिद और फेलियर्स की कीमत करोड़ों आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उम्मीद है इससे आपको उस दर्दनाक दौर के बारे में कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।